नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के लिए जमकर वार पलटवार तो करती हैं, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव में तो दोनों ही राजनीतिक दल एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर के एक साथ खड़े दिखते हैं, और वो है धर्म का मुद्दा। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पर खुलकर फ्रंट फुट पर चुनाव खेलती रही है, कई चुनाव जीते भी हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व की काट कांग्रेस ने भी शायद ढूंढ ली है, मशहूर कथावाचक ऋचा गोस्वामी के रूप में। हमारे साथ ऋचा गोस्वामी खुद इस समय मौजूद है, आज भोपाल में हैं और अगले कुछ दिनों तक इनकी कथा जो है वो भोपाल में चलेगी। तो हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस के प्रति जो ऋचा गोस्वामी हैं उनका जुड़ा हुआ धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की बाद में अध्यक्ष भी बनाई गई। तो ऋचा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस को ही क्यों आपने चुना, और धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ यही आपने जो प्रकोष्ठ है इसके लिए खुद को मुफीद क्यों पाया? दरअसल मैं जब कथाएं करती थी, काफ़ी छोटी उम्र से कथा कर रही थी, तो वहाँ पर सभी कथाओं में सज्जन सिंह वर्मा जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनका आना जाना रहता था और ये लोग बड़े विधिवत बैठकर कथा सुनते भी थे। फिर उसके बाद बड़ी हुई तो फिर इन लोगों के यहाँ के जो अनुष्ठान हैं, जैसे खासकर देवी अनुष्ठान सज्जन सिंह वर्मा जी के, तो वो अनुष्ठान में विधिवत दुर्गा जी का सप्तशती पाठ और पूरा देवी भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ, ये सब मैं करती रहती थी। फिर मैं चल रही थी नर्मदा परिक्रमा में पैदल, तो पैदल परिक्रमा के बीच में मुझे सज्जन सिंह वर्मा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा हम धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ का गठन कर रहे हैं और हमारे लिए आप सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि मैं पहले ही अनुष्ठान कर चुकी थी और वो मेरे मंत्र वगैरह और विधि विधान से परिचित थे। तो उनने मुझे ये बात रखी और उन्हें ये भी कहा कि जैसा आप चाहती हैं कि धर्म का और व्यापक रूप से सही तरीके से प्रचार हो सके, जिस धर्म में कोई आडंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग ना शंकराचार्य जी की पद्धति से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आडंबर विहीन और धर्म पर मेहनत भी की जाए। यदि आप अपने आप को कथाकार कहते हैं तो आपका अध्ययन होना चाहिए। तो वो सब परंपराओं को लेकर हम चलते हैं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की परंपरा से चलते हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो एक्चुअल परंपरा है, यदि आप उसको प्रचारित करना चाहती हैं तो आप हमारे साथ आइए। और फिर मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और मैं कार्य कर रही हूँ। अच्छा ऋचा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि बार बार आरोप लगता है कांग्रेस पर, आपने भी कई बार सुना होगा, धर्म विरोधी पार्टी है कांग्रेस, धर्म को लेकर के अक्सर टारगेट करती है। कांग्रेस के तो कई चेहरे हैं जिनको लेकर के जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो आरोप यही लगाते हैं कि ये हिंदुत्व से बड़ी नफरत करते हैं, भगवा कलर रंग से इनको नफरत है। ऐसे कई बयान भाजपा के नेताओं के सामने आए हैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, आपने भी सुने होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, होता पहले क्या है कि इस समय ना इतना माहौल बिगाड़ रखा है कि जब यहाँ से कोई बयान जाते भी नहीं, उससे पहले उनको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाता है। तो ये मैंने एक बहुत ऑब्जर्वेशन की है कि नेता कह कुछ और रहा होता है और प्रस्तुत कुछ और किया जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हर पार्टी में हिंदू है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसमें हिंदू ना हो, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि मैं धार्मिक पार्टी हूँ। पार्टियां संवैधानिक होती हैं और हर पार्टी में हर धर्म के लोग होते हैं और उनके अनुसरण करने के लिए अलग अलग मार्गदर्शक नियुक्त किए जाने चाहिए। तो इसी के अनुरूप कांग्रेस ने ये धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ गठन किया, जिसमें मैं वैदिक सनातन धर्मावलंबियों का अपने अनुभव अनुसार मार्गदर्शन कर सकूं। अच्छा, कमलनाथ कितने धार्मिक है, दिग्विजय सिंह कितने धार्मिक है, क्या पता आपको? नहीं, मुझे पता है बिल्कुल। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो हमारे गुरु भाई हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन हो गए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के वो कृपा पात्र शिष्य रहे हैं और उनने श्री विद्या की दीक्षा ली है, उनकी जो परंपरा। और आप देखें, नर्मदा परिक्रमा जो उनने पैदल 7 महीने तक नंगे पांव चलकर की, और इतनी विधिवत, मतलब जब मैं चलती हूँ उन क्षेत्रों में, मैं भी करती हूँ पर मैं खंड खंड में करती हूँ, तो जब मैं करती हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति बड़ी आस्था है। लोकल लोगों की कई रास्ते हैं नर्मदा परिक्रमा के भी, रोड का भी रास्ता है, परंतु वो महाराजा होकर के और उनने जो बिल्कुल किनारे किनारे परिक्रमा की, उनने रोड का रास्ता नहीं अपनाया, मतलब उनको सिर्फ दिखावा नहीं करना था, बिल्कुल किनारे किनारे विधिवत परिक्रमा की उनने। प्रतिदिन 15 से 20-30 किलोमीटर वो चले, उपवास रखते थे। एक समय बिल्कुल जो एक व्रती को आहार लेना चाहिए सिर्फ वही लेते थे। और जो उनका स्वयं का क्षेत्र है राघवगढ़,
पहली बार मैं बता सकती हूँ कि किसी राजा ने अपना रियासत ही भगवान के नाम से बनाया, राघवगढ़। और इसके अलावा उन्होंने विधिवत वहाँ राम दरबार की स्थापना की है, जिसकी हर त्योहारों में बड़ी पूजन पाठ और बड़ी विधिवत होती है, बड़ा उल्लास होता है। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा जी पूरे नवरात्रियों के व्रत करते हैं, हर मंगलवार के व्रत करते हैं, ठीक है ना। कमलनाथ जी का पूरा पूजन पाठ विधिवत अनुष्ठान यदि खुद करने का समय ना हो तो भी वो उनके यहाँ पंडित लगे रहते हैं और अनुष्ठान चलते रहते हैं। हनुमान भक्त बताते हैं कमलनाथ को, है हनुमान भक्त। आप देखो ना सिमरिया में कितना बड़ा हनुमान जी का उन्होंने मंदिर बनाया है, और आप क्वालिटी देख लो, अभी ये महालोक की क्वालिटी देख लो और वहाँ की देख लो। सिमरिया में इतने ऊंचे हनुमान जी, उस पर पूरा लेज़र शो इतना विधिवत हो जाता। हर हनुमान जयंती पे वो सबसे भव्य कार्यक्रम करवाते हैं और खुद उसका पूजन पाठ करते हैं यजमान बन करके। और इसके अलावा आपको एक और बात बताऊं, वहाँ की नवग्रह वाटिका में भी एक एक वृक्ष किस दिशा में लगना चाहिए था, या किस मूर्ति का किस दिशा में मुख होना चाहिए, कैसी स्थापना चाहिए, हर चीज़ की बारीकी उन्होंने खुद खड़े होकर की है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार जाओ और सिमरिया जाकर छिंदवाड़ा की जब आप न्यूज़ कवर करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि व्यक्ति ये ना भी बोले ना तो भी वो धार्मिक होता है। हर चीज़ जताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबको पता है कि सबके अंदर ब्लड है। कोई ये बोले मैं खून देखो दिखाऊं क्या मेरे अंदर ब्लड है। तो आपने महाकाल का नाम लिया अभी, तो क्या तुलना आप करनी थी? महाकाल में भी ऐसा क्या हुआ जो आपको लगता है कि बहुत गलत हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है प्रतिष्ठा सम रिपुर नास्ति। यदि ढंग से विधि विधान से वैदिक रीति से प्रतिष्ठा न की जाए तो उसके बराबर शत्रु भी कोई नहीं होता। बिल्कुल विधि विधान को ताक पर रख करके इनने बस अपने शो के लिए प्रतिष्ठा कर दी। आप बताओ वो कौन सा मटेरियल था जो 7-8 महीने में ही क्रैक हो गया, टूट गया, गिर गया। मतलब यदि भ्रष्टाचार भी करना था ना तो ठीक है भाई, पत्थर की जगह ईंट की बना दी, पर 8 महीने में तो नहीं गिर सकती थी ईंट की भी, है ना। तो ये कौन सा मटेरियल था जो 8 महीने में गिर गया, क्रैक हो गया पूरा। उनने अब वो बंदी कर दिया, बैन कर दिया, आप दर्शन नहीं करने देते, उस स्थान पर जाने ही नहीं देते। आम लोगों के लिए महालोक बंद हो चुका है। चलिए, अब आप है ना महादेव के दर्शन की बात रखें, फ्री वालों का घोर अपमान, जो फ्री में दर्शन करने जा रहे हैं बेचारे, उनका घोर अपमान। घंटों लाइन में खड़े रहो, फिर 250 वालों के लिए थोड़ा कम अपमान, फिर 750 वालों के लिए थोड़ा और कम अपमान, फिर 1500 वालों के लिए थोड़ा बहुत सम्मान। तो ये क्या है? आपने मंदिरों को मतलब कमाई का जरिया कैसे बना दिया, वो भी सरकारी खजाना बनने के लिए। एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी ब्राह्मण सभा में सदानंद जी महाराज जी ने, जो अभी वर्तमान शंकराचार्य हैं द्वारिका पीठ के, उनने बहुत अच्छी बात बोली कि मंदिर शासन के अधिकार में नहीं आते। मुख्यमंत्री जाके पूजा कर सकता है क्या किसी मंदिर की? उसको क्या पता पूजा क्या होती है, षोडशोपचार विधि क्या होती है, भगवान के विग्रह की सेवा क्या होती है, उनका श्रृंगार कैसे होता है, ये काम पुजारी का है। तो मंदिर सरकार का नहीं होता है, मंदिर भक्त का होता है, पुजारियों का होता है, आने वाले भक्तों के लिए होता है। तो ये जो परंपरा डाली गई है, मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मैं जयवर्धन सिंह जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनने इस बात को देखा और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला भी है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उज्जैन में लगने वाले दर्शन शुल्क को बंद कर देंगे। ऋचा गोस्वामी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी? अभी गद्दी से नहीं गद्दी से तो नहीं मांगूंगी। खैर, गद्दी से बिल्कुल से नहीं। पिछली बार हमने देखा था कंप्यूटर बाबा निकले थे, फिर लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा आए, इस बार विधानसभा चुनाव में ऋचा गोस्वामी रहेंगी जो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी से बड़ा नेता तो अब इस सदी में पैदा ही नहीं हो सकता। आप देखो, 9 बार के सांसद, इतने बार के केंद्रीय मंत्री। भाजपा के थी, मोदी जी से बड़ा कोई नहीं। मोदी जी के पास हम लोग ना संस्कारों पे जाते हैं, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ। एक संस्कार होता है। कमलनाथ जी को जो ट्रेनिंग है ना, वो इंदिरा गांधी जी से है, जो एक प्रॉपर राजनीतिक ट्रेनिंग होती है। और जो उनका विज़न है ना, वो काफ़ी ब्राइट है। जो विज़न कमलनाथ जी का है, जो उनने छिंदवाड़े को विकास दे के दिखाया, 15 महीने की सरकार में जो उनने काम करके दिखाया, जो उनने गौशाला वाकई बनवाई थी। मेरा एक आश्रम है जबलपुर नादिया घाट में, वहीं से पास में बंदरकोला एक करके गांव है। मतलब सरकार बने 8 महीने भी नहीं हुए थे, गौशाला बन के रेडी होके 100 गौवें उसमें होकर इतनी शानदार कि वो वृंदावन की गौशाला जैसी लग रही थी। वहाँ का भाव ही बड़ा अलग था। जो उनने प्रोजेक्ट धर्म के लिए, चाहे मेट्रो के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, पुलिस वालों की छुट्टी के लिए, बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट उस समय। वोट मांगेंगी या नहीं? आप आपने जवाब नहीं दिया।
मैं कमलनाथ जी के लिए बोल सकती हूँ, मंच से नहीं, खैर धार्मिक व्यास गद्दी से नहीं, परंतु यदि मेरी आवश्यकता लगी कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल उनके लिए कहूँगी, क्योंकि कमलनाथ जी इतने बड़े नेता हैं इस सदी के कि उनका नेतृत्व एक बार तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए हमसे। तो ये थी मशहूर कथावाचक ऋचा गोस्वामी, जिन्होंने एमपी तक से खुलकर हर मुद्दे पे बात की और साफ कर दिया है कि गद्दी से तो नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के नेताओं के लिए प्रचार जरूर करेंगी, कांग्रेस के लिए वोट जरूर मांगेंगी। कैमरामैन अमरीश के साथ भोपाल से एमपी तक के लिए मैं रवीश पाल सिंह।